ईसा के जन्म के 327 साल पहले मगध साम्राज्य पर नंद वंश के राजा धनानंद का शासन हुआ करता था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तथा पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व के इतने विशाल मगध साम्राज्य का अधिपति सम्राट धनानंद एक लालची राजा था। धन पर आनंदित होने वाले धनानंद ने अपनी प्रजा पर तरह तरह के कर लगा रखे थे। कहा जाता है कि धनानंद ने इसी धन से 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का विशाल भंडार भर लिया था। वह छोटी छोटी वस्तुओं पर बड़े बड़े कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूल करता। परिणाम स्वरूप जनता नंदों के शासन के खिलाफ हो गई। चारों तरफ भय और गुस्से का वातावरण बनने लगा। आर्यावर्त के इस महाजनपद मगध राज्य की सीमाओं पर इस समय यूनानी यवन सैनिक तलवारें लिए खड़े थे, पर सत्ता के मद में चूर धनानंद को इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी महाजनपद मगध राज्य के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक को हर वक्त अपने देश की चिंता सताती रहती। चणक के एक मित्र सक्टार धनानंद के दरबार में बड़े ओहदे वाले मंत्री थे। अतः चणक ने सक्टार के साथ मिलकर राजा धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। पर इस योजना की खबर महामात्य देवीदत्त के पास पहुंच गई। ये देवीदत्त मगध के राजा धनानंद का एक खास मंत्री था और इसने चणक और सक्टार की बनाई गई योजना धनानंद को बता दी। अपने खिलाफ चल रही योजना को सुनकर मगध सम्राट धनानंद ने तुरंत मंत्री सक्टार और आचार्य चणक को बंदी बनाने का आदेश दिया। संपूर्ण राज्य में यह खबर फैल गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी और इसी के साथ आचार्य चणक का कटा हुआ सर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। अपने पिता के कटे हुए सर को देखकर चाणक्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु मात्र 14 वर्ष की थी। रात के अंधेरे में चाणक्य ने राजधानी के खंभे पर लटके अपने पिता के सर को नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटा। पुत्र चाणक्य ने अकेले अपने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली कि हे मां गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक पकाई हुई कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा तब तक अपनी यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेखे से काट दो, क्योंकि उसकी मृत्यु का लेख अब मैं खुद ही लिखूंगा। डर था या भय, पर चाणक्य ने महाजनपद मगध साम्राज्य को छोड़कर तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया और इसी तक्षशिला में चाणक्य ने अपने ज्ञान के झंडे बुलंद किए। इसी ज्ञान के दम पर चाणक्य तक्षशिला के महाआचार्य बन चुके थे। उनके ज्ञान की ख्याति नगर नगर में फैलने लगी। पर चाणक्य की निगाहें तो मात्र एक वीर को खोज रही थी, एक ऐसे वीर को जो मगध के साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दे, एक ऐसा महावीर जो सम्राट धनानंद को मारकर मगध साम्राज्य का महाराजा धीराज बनकर चाणक्य के सपनों को हकीकत में बदलने की कुव्वत रखता हो। और इन्हीं दिनों चाणक्य अपने आश्रम से जंगल के रास्ते तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहे थे। तभी जंगल में कुछ बच्चे राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे। चाणक्य की निगाहें उस राजा बने बच्चे पर जाकर रुक गई। चाणक्य को जिज्ञासा हुई ये जानने की कि ये खुले विचार, ऊंची प्रतिभा और महान कदकाठी का ये महावीर आखिर है कौन। चाणक्य उस बच्चे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी जंगल में एक चीता आ धमका। चीते को देख सारे के सारे बच्चे भाग गए, पर वो राजा बना हुआ वीर बालक झट से अपनी तलवार निकाल चाणक्य और बाघ के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। चीते के चाणक्य तक पहुंचने से पहले ही वह वीर चीते से भिड़ गया और उसने चीते को धराशायी कर दिया। इस वीर की वीरता से चाणक्य अत्यंत प्रसन्न हुए। चाणक्य ने वीर से पूछा, तुम इतने वीर और साहसी कैसे बने? वीर का जवाब था, मैं राजा बना था। राजा का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, इसलिए मैं अकेला ही लड़ा। फिर मुझे मगध के राजा धनानंद से भी तो अकेले ही लड़ना पड़ेगा। चाणक्य ने पूछा, धनानंद से तुम्हें क्यों लड़ना है? वीर ने जवाब दिया, क्योंकि उस क्रूर ने मेरी माता को अपमानित कर
मेरी माँ को राजभवन से धक्के मारकर निकाल दिया था। चाणक्य ने वीर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है आर्यपुत्र? वीर का जवाब था, चंद्रगुप्त मौर्य। वीर विराट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतने वीर बाहुबली देव पुरुष के इन वचनों को सुनकर चाणक्य भविष्य में झांकने लगे, जहां ये वीर मगध के महाराजा बने बैठे थे। चाणक्य ने वीर से पूछा, इतने महान वीर का गुरु कौन है? वीर का जवाब था, मेरा कोई गुरु नहीं है। तब चाणक्य ने वीर से कहा, मैं भी धनानंद से अपने पिता की मौत का बदला चाहता हूं और तुम अपनी माता के अपमान का। क्यों न ये दोनों नदियां मिलकर एक समुद्र का रूप धारण कर ले। आज से तक्षशिला का ये महाआचार्य चाणक्य तुम्हारा गुरु होगा। वीर चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना गुरु स्वीकार करते हुए गुरु को प्रणाम किया और इसी के बाद चाणक्य बालक चंद्रगुप्त को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई। धनानंद साम्राज्य से टक्कर लेना कोई आसान खेल नहीं था। देवगुप्त और कात्यायन जैसे कुटिल नीतिज्ञ उसके खास मंत्री थे और राजा धनानंद क्रूर जरूर था, लेकिन एक ताकतवर योद्धा था, जिसने सिकंदर जैसे योद्धा को भी व्यास सतलुज के मैदानों से वापस रवाना कर दिया था। कोई भी शासक धनानंद से टकराने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उसके पास सेना में 2 लाख की पैदल सेना, 20,000 घुड़ सेना, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की एक महासेना थी। ऐसे में धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने का साहस आखिर कौन कर सकता था? इसके लिए कठिन तैयारी, सैन्य शक्ति और जन समर्थन की आवश्यकता थी और चाणक्य इस बात को भले प्रकार से जानते थे। बालक चंद्रगुप्त को सबसे पहले शास्त्रों की शिक्षा दी गई, इसके बाद अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई और अंत में चंद्रगुप्त को राजनीति और गोपनीयता का पाठ पढ़ाया गया। बालक चंद्रगुप्त हर कड़ी परीक्षा में पास हुआ। चंद्रगुप्त रात दिन शस्त्र शास्त्र का अभ्यास करते रहते। वे दिन रात नींद आदि को तो भूल ही चुके थे। अपने कठिन परिश्रम की आग में तपकर चंद्रगुप्त सोना बन रहा था। चाणक्य भी वीर के इस साहस को देखते रह जाते। लगभग कुछ सालों में बालक चंद्रगुप्त एक महायोद्धा बन चुके थे। अब चंद्रगुप्त की परीक्षा का दिन आया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जाओ फिर से उसी जंगल में जाओ जहां से तुम आए थे। जंगल में रहने वाली जातियों और जनजातियों के लोगों को इकट्ठा करो और उनमें से योद्धाओं को चुनो और एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण करो। आदिवासियों में जन चेतना जागृत करो, उनको संगठित करो, लेकिन ध्यान रहे यह कार्य बहुत ही गुप्त तरीके से करना है। जब यह कार्य संपन्न हो जाए तब तुम मेरे पास वापस आ जाना। चाणक्य को प्रणाम करते हुए चंद्रगुप्त ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और चंद्रगुप्त ने अपने तीर कमान उठाए, तलवार को अपनी कमर में खोसा और घोड़े पर सवार होकर फिर से उसी जंगल की ओर चल दिए। अब वे बालक नहीं बल्कि एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त महान बन चुके थे। इस वीडियो के अगले भाग में हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।